लेकिन स्टूडेंट कल हमने जो है उसका पार्ट होम्योस्टेसिस के एमसीक्यू बेस्ड लर्निंग का पार्ट 1 कवर किया था, जिसमें हमने आई थिंक 4 क्वेश्चंस जो हैं उसमें कवर किए थे विद थ्योरी के साथ। ठीक है, अच्छा आज जो हमारा है टॉपिक वो यही है, लेकिन क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, ऑब्वियस बात है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है ग्लोमेरुलस हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स that are wrapped around blood capillaries that play an active role in preventing plasma proteins from entering the urinary ultrafiltrate। क्या है कि ग्लोमेरुलस के पास स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, ठीक है, डैट आर रैप होते हैं, जो कि रैप किया हुआ होता है अराउंड ब्लड कैपिलरीज के गिर्द। ग्लोमेरुलस क्या है? इस बंच ऑफ कैपिलरीज, ठीक है, उनके गिर्द सेल्स हैं स्पेशलाइज, जो क्या कर रहे हैं, अपना एक्टिव रोल प्ले करते हैं प्रिवेंट करने में प्लाज्मा प्रोटीन्स को, ठीक है, ताकि यानी कि रोकते हैं प्लाज्मा प्रोटीन को कि वो यूरिनरी अल्ट्रा फिल्ट्रेट के अंदर ना जाए, यानी कि जो यूरिन की फॉर्मेशन हो रही है और जो फिल्ट्रेट निकल रहा है, जो वेस्ट निकल रहा है उसके अंदर ना जाए प्रोटीन्स। ठीक है, नॉर्मली प्रोटीन्स आपके पास नहीं जाती हैं। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें प्रोटीन चले जाती है। फॉर एग्जांपल आपके पास अभी आपके लेवल पे शायद बड़ी बात हो जाए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी होती है गुर्दे की, जिसके अंदर क्या होता है कि आपकी प्रोटीन्स जो होती हैं वो ज़्यादा फिल्टर्ड आउट होकर आपके यूरिन में जा रही होती हैं। ठीक है, इसी तरह एक और बात वो ये कि ग्लूकोज भी नॉर्मली आपके पास जो है वो नहीं जा रहा होता, आपके यूरिनरी फिल्ट्रेट के अंदर नहीं जाता। ठीक है, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर डायबिटीज़ होती है, तो उनके अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो यूरिन के अंदर जा रहा होता है, यानी कि किडनी जो है वो ग्लूकोज को एक्सक्रीट कर रही होती है। नॉर्मली किडनी डिजंट एक्सक्रीट, ठीक है, नहीं करती आपके पास एक्सक्रीट ग्लूकोज को, लेकिन जब पेशेंट डायबिटिक होते हैं तो उनके अंदर ग्लूकोज फिल्टर्ड आउट होके यूरिनरी अल्ट्रा फिल्ट्रेट के अंदर जा रहा होता है। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि ग्लोमेरुलस के पास नॉर्मली ऐसे सेल्स, कौन से सेल्स होते हैं, मतलब जो ब्लड कैपिलरीज के गिर्द रैप हुए होते हैं, जो कि प्रिवेंट करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन को कि वो ना जाएं यूरिनरी अल्ट्रा फिल्ट्रेट के अंदर। एपिथेलियल सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स, पोडोसाइट सेल्स एंड नन ऑफ देम। एपिथेलियल सेल्स का काम क्या होता है कि वो किसी भी एपिथेलियल सेल्स आपको कहाँ मिलेंगे? एपिथेलियल सेल्स आपको मिलते हैं लाइक आपकी स्किन के ऊपर, आपकी जो नेल्स की कवरिंग है उस पर एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, उनमें मिलेंगे। इसके अलावा एपिथेलियल सेल्स आपको हर जगह मिलेंगे, ठीक है, लेकिन एंडोथेलियल सेल्स आपको कहाँ पर मिलेंगे? ब्लड वेजल्स के अंदर ज़्यादातर। मोस्टली आपको एंडोथेलियल सेल्स कहाँ पर मिलते हैं? ब्लड वेजल्स के अंदर मिलते हैं। ठीक है, और पोडोसाइट सेल्स, पोडोसाइट सेल्स जो है वो अभी हम पढ़ेंगे, हमें पता चलेगा कि इसमें क्या आंसर है। तो हम देखते हैं कि पोडोसाइट सेल्स क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है। ठीक है, तो एपिथेलियल सेल्स तो नहीं होंगे इसमें, एंडोथेलियल सेल्स भी नहीं होंगे। ठीक है, एंडोथेलियल सेल्स क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उन्होंने ऐसे सेल्स की बात की है कि जो कि रैप हुए हुए अराउंड ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज के जो अपने सेल्स हैं वो एंडोथेलियल सेल से बने हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन उनके गिर्द जो सेल्स रैप हुए हुए हैं वो एंडोथेलियल सेल्स नहीं हो सकते। एपिथेलियल सेल्स हमेशा कवरिंग पर मिलते हैं आपको, लाइक अगर स्किन कवरिंग है, नेल कवरिंग है, इस जगह पे मिलते हैं, या फिर आपके ऑर्गन, जो इंटरनल ऑर्गन्स की जो कवरिंग है उसके ऊपर मिलेंगे एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, तो वो एपिथेलियल सेल्स नहीं होंगे इसका आंसर। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसका थ्योरी ग्लोमेरुलस का पढ़ लेते हैं, क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से वो थोड़ा सा काम करता है, ताकि हमारी जो बेसिक है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो और हमें इस एमसीक्यू का आंसर मिले। ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा, ग्लोमेरुलस, एक मिनट, एक सेकेंड। यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बता देती हूँ मैं आप लोगों को कि क्या चीज़ है नेफ्रॉन। ठीक है, और ग्लोमेरुलस क्या चीज़ है आप सबको पता होगा। ठीक है, लेकिन ज़रूरी है कि हम एक बार गो थ्रू कर लें इस चीज़ से। अच्छा, बोथ किडनीज आर यहाँ से मैं स्टार्ट करी हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन से, बोथ किडनीज आर कंसिस्टेड ऑफ मिलियन ऑफ फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। किडनी तो एक ऑर्गन है, अब उस ऑर्गन के अंदर भी एक फंक्शनल यूनिट्स होते हैं जिसको क्या कहते हैं? किडनी के नेफ्रॉन्स।
ये नेफ्रॉन्स अबाउट 1 मिलियन होते हैं हर किडनी के अंदर एंड मेनली परफॉर्म फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। क्या करते हैं ये? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करते हैं नेफ्रॉन्स। 2 तरह के नेफ्रॉन्स किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स, अब ये डिफरेंस पता होना चाहिए। 2 तरह के नेफ्रॉन्स हैं, एक का क्या स्ट्रक्चर है और दूसरे का क्या है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं उनके अंदर लॉन्गर लूप ऑफ हेनले होता है, ठीक है। अच्छा, जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं उनके अंदर लॉन्गर लूप ऑफ हेनले है, ठीक है। यानी कि जो ये लूप ऑफ हेनले होता है, दिस इज़ लूप ऑफ हेनले, जिसमें डिसेंडिंग लिम्ब भी आ रहा है, असेंडिंग लिम्ब भी आ रहा है, ये लूप ऑफ हेनले है। तो जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं उनके अंदर ये लूप ऑफ हेनले क्या होता है? लॉन्गर होता है। और पहले ही मैंने एक बात बताई थी कि जो ये वाला हिस्सा जिसमें क्या क्या है? लूप ऑफ हेनले और ये कलेक्टिंग डक्ट, यानी कि आप इतना कंसीडर कर लो, ये लूप ऑफ हेनले और यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये वाला लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट, पीछे बताया था ये मेड्यूला का पार्ट है, ये मेड्यूला के अंदर होते हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स में क्या क्या होता है? कॉर्टेक्स के अंदर हमारे पास जो ऊपर वाला पार्ट है, आर्ट्रियोल, वेन्यूल्स, ये सारी चीज़ें कॉर्टेक्स में आती हैं। तो ये वाला मेनली बस ये याद रखो कि जो लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट इज़ मेनली द पार्ट ऑफ मेड्यूला, ठीक है, मेनली पार्ट है मेड्यूला का। तो क्या बात की, जो जक्स्टाग्लोमेरुलर हमारे पास होते हैं, एक सेकेंड, एक मिनट, एक सेकेंड, सॉरी, ठीक हो गया। अच्छा, ये बात मैंने की थी कि लूप ऑफ हेनले जिसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब दोनों आ जाते हैं। दिस वन इज़ द डिसेंडिंग लिम्ब, दिस वन इज़ द असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। और ये कॉन्वुलेटेड नहीं, सॉरी, दिस वन इज़ द कलेक्टिंग डक्ट, कॉन्वुलेटेड नहीं, ये कलेक्टिंग डक्ट है। ये इतना सारा जो पार्ट है ये आ जाता है आपका मेड्यूला के अंदर, ठीक है, ये मेड्यूला के अंदर आता है। अब कह रहे हैं कि जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं उसमें लॉन्गर लूप ऑफ हेनले होता है, कि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स के अंदर क्या होता है? लॉन्गर लूप ऑफ हेनले होता है। जितना ज़्यादा लॉन्गर लूप ऑफ हेनले हो तो ऑब्वियस बात है वो उतना ही ज़्यादा मेड्यूला में जा रहा है। एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो होते हैं, जो कॉर्टेक्स के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, उनके अंदर शॉर्टर लूप ऑफ हेनले होता है, जो कि सिर्फ कॉर्टेक्स में होगा। तो इतना शॉर्ट होगा, लूप ऑफ हेनले इतना शॉर्ट होगा कि वो कॉर्टेक्स में होगा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के अंदर। आई थिंक मेरे ख्याल से जो हम लोग जब पढ़ रहे थे सेकेंड ईयर में, तो हमारा ये डिफरेंस आता था कि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स के दरमियान में क्या डिफरेंस होता था, डिफरेंस बिटवीन राइट 3 डिफरेंस बिटवीन जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। तो इस तरीके से पूछा जाता था। अच्छा, अब ये थोड़ा MCQ बेस हो गया है पेपर पैटर्न, या फिर जो है वो रीजनिंग, आई थिंक रीजनिंग क्वेश्चंस की तरह हो गया, तो वो उस तरीके से पूछ सकते हैं कि जो लॉन्गर लूप ऑफ जो जक्स्टामेडुलरी है उसमें लॉन्गर लूप ऑफ हेनले है, जितना लॉन्गर है उतना ज़्यादा मेड्यूला में जा रहा है। जो कॉर्टिकल है उसके अंदर शॉर्टर लूप ऑफ हेनले है और वो कहाँ पर जा रहा है? आपके पास कॉर्टेक्स के रीजन में। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स कंसिस्ट ऑफ अ रीनल कॉर्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल। कह रहा है कि जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं उसमें किस पे कंसिस्ट होते हैं? रीनल कॉर्पसल्स के ऊपर और रीनल ट्यूब्यूल के ऊपर। रीनल कॉर्पसल्स क्या होता है? रीनल कॉर्पसल्स कंसिस्ट ऑफ अ डेंस क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज नेटवर्क कॉल्ड, जो रीनल कॉर्पसल्स है उसमें क्या क्या आ जाता है? आपके पास ग्लोमेरुलस आ जाता है, ठीक है। ऑब्वियस बात है, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स के अगर है कोई भी नेफ्रॉन होगा, चाहे वो जक्स्टामेडुलरी हो या जो भी हो, उसमें ग्लोमेरुलस तो होगा। तो कह रहे हैं कि जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं उसमें रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल होती हैं। रीनल कॉर्पसल्स में क्या होता है? डेंस क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज होती है। क्लस्टर नज़र आ रहा है आपके पास, गुच्छा सा नज़र आ रहा है, ये कैपिलरीज का, ये कैपिलरीज होती हैं। अब ये जो गुच्छा सा है कैपिलरीज का, इसके नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस, जो कि सराउंडेड होती है एक थिन कवरिंग के साथ। इस कवरिंग को क्या कहते हैं? इस थिन कवरिंग को इसको कहते हैं बाउमन्स कैप्सूल, यानी कि जो क्लस्टर है इसको ब्लड कैपिलरीज का, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, और इसके गिर्द जो एक थिन सी कवरिंग है इसको कहते हैं बाउमन कैप्सूल, ठीक हो गया। और या फिर ग्लोमेरुलर कैप्सूल कह सकते हैं।
और दोनों को मिला के आप क्या नाम देते हो, यानी कि बाउमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिला के आप कहते हो मेल्फिजियन बॉडी। क्या कहते हो? मेल्फिजियन बॉडी। मेल्फिजियन बॉडी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? ग्लोमेरुलस आ जाता है और उसके ऊपर जो कवरिंग है बाउमन कैप्सूल वो आ जाता है। ग्लोमेरुलस इज लाइक द बॉल लाइक स्ट्रक्चर। आपको नजर आ रहा है ग्लोमेरुलस एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है विच अराइजेज फ्रॉम आफ्रेंट आर्ट्रियोल। एक बात मेरी हमेशा याद रखना जो कि आपके एमबीबीएस लेवल तक काम आएगी। आफ्रेंट वो जो किसी भी ऑर्गन के पास आ रही है, सेंसरी है, ठीक है, या जो कमिंग है, वो क्या होती है? आफ्रेंट। आफ्रेंट आने वाली चीज़ को कहते हैं, ईफ्रंट कहते हैं जाने वाली चीज़ को, ठीक है। यानी कि जो आर्टरी आ रही है या कोई आर्ट्रियोल आ रही है उसको आफ्रेंट कहते हैं, और जो ब्लड लेकर आ रही है और जो लेकर जा रही है उसको कहते हैं ईफ्रंट, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस क्या है? एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जो जिसमें क्या आ रहा है? आफ्रंट आर्ट्रियोल आ रही है। ये देखो, ये आफ्रंट आर्ट्रियोल आ रही है, उससे ये शुरू हो रहा है। हाई वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ ब्लड फैसिलिटेट्स द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इन दिस। कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारा ब्लड आ रहा है क्योंकि आप कैपिलरीज देखो कितना ज़्यादा है, आर्ट्रियोल्स आ रही हैं और फिर उसमें कैपिलरी का गुच्छा बन रहा है। तो उससे क्या है कि इसमें ब्लड फिल्ट्रेशन का जो वॉल्यूम है, यानी कि जो ब्लड आ रहा है उसका वॉल्यूम और प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से इसमें बहुत अच्छे से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है यहाँ पर। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैव पोर्स ऑफ अबाउट 70। कह रहे हैं कि हमारे पास हाई वॉल्यूम की बात हो गई। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, एक सेकेंड, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैव पोर्स ऑफ अबाउट 70 नैनोमीटर इन डायमीटर विच प्रिवेंट्स द लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड ब्लड सेल्स टू पास थ्रू इट। क्या कहना चाह रहा है कि जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं उनके पास पोर्स होते हैं जो कि 70 नैनोमीटर डायमीटर में होते हैं। क्यों इतने छोटा डायमीटर उनका क्यों है नैनोमीटर के अंदर, कि उस इतना छोटा उनके अंदर पोर्स जो ये कैपिलरीज हैं, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। लाइक ये बाउमन कैप्सूल है और अंदर ये कैपिलरीज का गुच्छा है, ठीक है। दिस वन इज़ अ ग्लोमेरुलस। इस जो ग्लोमेरुलस को मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके, ये एक लाइन जो है जा रही है कैपिलरी की, उसको बड़ा करके उसमें इतने छोटे छोटे पोर हैं, इतने छोटे छोटे पोर हैं जो कि 70 नैनोमीटर के डायमीटर के लिहाज से, ताकि जो सिर्फ छोटे मॉलिक्यूल्स जो है वो फिल्टर होकर यूरिन में जाएँ, फिल्टर होकर जाएँ, बाकी जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको जाने नहीं देना, ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड। ग्लोमेरुलस, हाँ ये बात, ग्लोमेरुलस हैव स्पेशलाइज सेल्स, स्पेशलाइज पोडोसाइट सेल्स दैट आर रैप अराउंड ब्लड कैपिलरीज। तो यही एमसीक्यू हमारा था कि ग्लोमेरुलस के पास क्या चीज़ होती है? स्मॉल सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि रैप्ड हुए होते हैं अराउंड ब्लड कैपिलरीज। एक सेकेंड, ये वाला मैं मार्क कर देती हूँ। ग्लोमेरुलस हैव स्पेशलाइज सेल्स दैट आर रैप अराउंड ब्लड कैपिलरी। तो स्पेशलाइज सेल्स को क्या कह रहे हैं? पोडोसाइट सेल्स। तो ये आपके एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा। जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि एमसीक्यू नंबर 5 पढ़ा था उसका आंसर ये है। दीज सेल्स हैव स्मॉल स्लिट्स लाइक ओपनिंग, ठीक है। क्या कह रहा है कि ये जो सेल्स होते हैं इसमें छोटी जो पोडोसाइट सेल्स हैं उसमें स्लिट लाइक ओपनिंग होती है, जिसमें क्या होता है कि प्ले करता है एक्टिव रोल, जो कि प्रिवेंट करता है प्लाज्मा प्रोटीन को फ्रॉम एंटरिंग द यूरिनरी अल्ट्राफिल्ट्रेट। ये बात पूरी कवर हो गई कि ग्लोमेरुलस के पास स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि ब्लड कैपिलरीज के अराउंड रैप हुए होते हैं। ये सेल्स जो होते हैं स्लिट लाइक ओपनिंग होती है इनके अंदर, जो कि एक्टिव रोल प्ले कर रहे होते हैं ताकि प्लाज्मा प्रोटीन आपके पास यूरिनरी अल्ट्राफिल्ट्रेट में ना जाए। ऑल द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, कह रहे हैं जितनी भी ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज होती हैं, जितनी भी कैपिलरीज होती हैं वो एक साथ मिल जाती हैं। इधर देखो मैं बताती हूँ, जितनी भी ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज, ये सारी ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज है ना, स्टार्ट कहाँ से होता था? आफ्रंट से स्टार्ट हुआ था, आफ्रंट से स्टार्ट हुआ था। एक सेकेंड, क्या हो गया ये? एक मिनट, छोड़ो उसको, ठीक है। आफ्रंट से स्टार्ट हुआ था, फिर ग्लोमेरुलस बना था, कैपिलरीज का गुच्छा, और फिर सारी कैपिलरीज जो है वो जमा होके ईफ्रंट आर्ट्रियोल। अब इसके गिर्द देखो, ये छोटे छोटे कैपिलरीज के गिर्द सेल्स जो है वो हमारे पास रैपिंग सी हुई हुई है। इसको क्या कह रहे हैं? इन सेल्स को कह रहे हैं पोडोसाइट्स। तो इन्हीं की बात हो रही थी कि कौन से सेल्स हैं जो कि कैपिलरीज के गिर्द रैप हुए होते हैं, कि कौन से सेल्स होते हैं जो कि कैपिलरीज के अराउंड रैप हुए होते हैं। ये तो आफ्रंट आर्ट्रियोल आया, ये ग्लोमेरुलस बना और फिर ईफ्रंट।
अब कौन से सेल्स हैं जो कि ब्लड कैपिलरीज के गिर्द रैप हुए हुए हैं, ठीक है, कौन से सेल्स? पोडोसाइट्स हैं। अब इन सेल्स में कह रहे हैं कि छोटे छोटे स्लिट्स होते हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, यही स्लिट्स जो है वो प्रिवेंट कर रहे हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स को कि वो यूरिनरी अल्ट्रा फिल्ट्रेट में ना जाए। कह रहे हैं जितनी भी ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज, ये जितनी भी ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज हैं, ये एक साथ मिल गई और उन्होंने क्या बना दिया? इफ्रंट आर्ट्रियोल बना दिया, जो कि माल्फिजियन बॉडी, ये माल्फिजियन बॉडी थी ना, ये पूरी माल्फिजियन बॉडी थी जिसमें ग्लोमेरुलस और बाउमन कैप्सूल आ रहा था। इसको कलेक्टिवली हम माल्फिजियन बॉडी कहते हैं। कह रहे तो जो इफ्रंट आर्ट्रियोल है वो एग्जिट कर जाती है माल्फिजियन बॉडी से, तो ये ग्लोमेरुलस का काम है। नीचे जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ से दोबारा थोड़ा सा बता दूँ मैं आप लोगों को, एक सेकेंड। कह रहे हैं कि बाउमन कैप्सूल फर्दर एक्सटेंड करता है एंड फ्रॉम रीनल टिब्यूल, कि बाउमन कैप्सूल जो है वो और एक्सटेंड करके क्या बनाता है? नीचे जाता है और एक्सटेंड होके रीनल टिब्यूल्स बनाता है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होती हैं। दिस कॉइल्ड रीजन इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। इसको क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। पिक्चर होगी आई थिंक यहाँ पर, कि बाउमन कैप्सूल आगे बढ़ता है और एक क्वाइल्ड सा स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। एक सेकेंड, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के बाउमन कैप्सूल एंड हुआ और उसने प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल बना दी। ठीक हो गया? अच्छा, नीचे चलते हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द एसेंशियल कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर इज एब्जॉर्ब इन दिस रीजन, के आपके पास ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है इसमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर जो होता है रीएब्जॉर्ब हो रहा होता है इस रीजन के अंदर। कह रहा है कि जब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है वो नीचे जाती है टुवर्ड्स द रीनल पैरामिड। अब नीचे जा रहा है तो वो नीचे वाला हिस्सा कहाँ जा रहा है? मेड्यूला के अंदर जा रहा है। पहले ही बता दिया था मैंने ये बात, ठीक है। तो वो मेड्यूला के अंदर जाता है, डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले बना देता है मेड्यूला के अंदर। द टिब्यूल देन टर्न बैक, फिर ऊपर आता है बाउमन कैप्सूल की तरफ और असेंडिंग लिम बना देता है लूप ऑफ हेनले का, और फिर ऊपर आके दोबारा क्वाइल्ड होता है, उसको कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। बहुत सारे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल एक साथ ज्वाइन करके कॉमन डक्ट बनाती हैं जिसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। और वो कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है कि यूरिन को रीनल पेल्विस से रीनल पेल्विस तक लेकर जाता है और वहाँ से वो किडनी से एग्जिट कर जाती हैं। यानी कि बाउमन कैप्सूल था, उसने प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड कॉर्टेक्स में, फिर मेड्यूला के अंदर जाके लूप ऑफ हेनले बना, डिसेंडिंग लिम बना, असेंडिंग लिम बना, एंड देन आपके पास डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड कॉइल बना, यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल बना, और बहुत सारे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल ने मिलकर आपस में क्या बना दिया? कलेक्टिंग डक्ट। ठीक हो गया? यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक हो गया? कह रहे हैं टिब्यूल सेक्रीट आयंस सच एज हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट व्हाइल रीअब्सॉर्बिंग द बाइकार्बोनेट फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर कॉल्ड। कह रहा है वो टिब्यूल्स जो कि हाइड्रोजन आयन को भी सेक्रीट कर रही हैं, पोटेशियम को भी सेक्रीट कर रही हैं और अमोनिया को भी फिल्ट्रेट में जाने दे रही हैं, लेकिन बाइकार्बोनेट को फिल्ट्रेट से अब्जॉर्ब कर रही हैं। तो वो कौन से टिब्यूल हैं? तो देख लेते हैं क्या है। ठीक है, एक सेकेंड, बस मैं आपका ये पिक्चर कवर करूँगी इसमें। ठीक है, थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। मेरा यहाँ पर जो पर्पस है वो ये है कि मैं आप लोगों का ये एमसीक्यू बेस्ड कॉन्सेप्ट बना दूँ। इस पिक्चर को सिर्फ कवर करेंगे हम, ठीक है, जो कि आपके पास यूरिन की फॉर्मेशन का प्रोसेस बता रही है। दिस वन इज़ द बाउमन कैप्सूल। ठीक हो गया, ये बाउमन कैप्सूल है आपका। अब ये बाउमन कैप्सूल से बात आई, ये ऊपर वाला जो बाउमन कैप्सूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल वाला पार्ट है ना, ये कॉर्टेक्स के अंदर आता है। ये बात याद रखना, आ सकती है एमसीक्यू में कि जो बाउमन कैप्सूल और जो डिस्टल टिब्यूल है ये आपका कॉर्टेक्स में आ रहा है। मेड्यूला में क्या क्या आ रहा है? लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट की बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अब आ जाओ प्रॉक्सिमल टिब्यूल की तरफ। प्रॉक्सिमल टिब्यूल के अंदर देखो क्या क्या चीज़ें, अब 2 चीज़ें, एक मिनट यहाँ पर, एक सेकेंड, ये जो पिंक पॉइंट आपके पास एरो है वो ये शो कर रहा है कि वो चीज़ें रीएब्जॉर्ब हो रही हैं, वो चीज़ें यूरिनरी फिल्ट्रेट में नहीं जा रही बल्कि किडनी उनको एब्जॉर्ब करी है ताकि वो यूरिन में ना जाएं। और ये ब्लू एरो ये शो कर रहा है कि आपकी ये चीज़ें सेक्रीशन में जा रही हैं, निकल रही हैं बॉडी से। ठीक हो गया? तो अब ये जो पिंक एरो है हमारे पास वो ये शो कर रहा है
कि आपके पास सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट रीएब्जॉर्ब हो रहा है फिल्ट्रेट से, ठीक है। कुछ ड्रग्स और पॉइजन्स और हाइड्रोजन आयन ये बॉडी से निकल रहे हैं, ये सेक्रीशन में जा रहे हैं, निकल रहे हैं ये, ठीक है। और ये वाले चीज़ें एब्जॉर्ब हो रहे हैं प्रॉक्सिमल टिब्यूल से। तो ये एक ऑप्शन हमारे पास प्रॉक्सिमल टिब्यूल का दिया हुआ है, ठीक है। जिसमें क्वेश्चन पहले, अब एक बात ये याद रखो कि प्रॉक्सिमल टिब्यूल की अभी सिर्फ बात याद रखनी है आप लोगों ने कि उसमें से सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं, हाइड्रोजन आयन और कुछ ड्रग और पॉइजन्स सेक्रीट हो रहे हैं। फिर डिस्टल कॉन्जुलेटेड टिब्यूल की बात करो, उसमें सोडियम क्लोराइड भी एब्जॉर्ब हो रहा है लाइक प्रॉक्सिमल, वाटर भी एब्जॉर्ब हो रहा है लाइक प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड टिब्यूल, बाइकार्बोनेट भी एब्जॉर्ब हो रहा है। लेकिन एक्सक्रीशन में क्या चीज़ें जा रही हैं, हाइड्रोजन आयन के साथ, हाइड्रोजन आयन पिछले प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड टिब्यूल में जा रहा है, ठीक है, लेकिन डिस्टल में साथ पोटेशियम आयन जा रहा है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। थोड़ा सा इसमें हम ये भी कवर कर लेते हैं, क्या नाम है, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। इसमें सोडियम क्लोराइड भी एब्जॉर्ब हो रहा है, डिस्टल, ये डिस्टल वाली में आ जाओ, एक सेकेंड, सॉरी, ये डिस्टल वाला है। डिस्टल में वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है, डिस्टल में क्या है, वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है, और डिसेंडिंग, सॉरी डिस्टल कह रही हूँ, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है। असेंडिंग लिम्ब में क्या रीएब्जॉर्ब हो रहा है, सोडियम क्लोराइड मेनली रीएब्जॉर्ब हो रहा है। फिर हम कलेक्टिंग डक्ट में जाते हैं, तो कलेक्टिंग डक्ट में क्या क्या रीएब्जॉर्ब होता है, सोडियम क्लोराइड भी रीएब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, यूरिया भी हो रहा है और वाटर भी हो रहा है, ठीक हो गया, ये रीएब्जॉर्ब हो रहा है, यूरिया भी रीएब्जॉर्ब हो जाता है और वाटर भी रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये फिल्ट्रेट की कॉम्पोजिशन देखो, वाटर, सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन, यूरिया, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और कुछ ड्रग्स, ये इसकी फिल्ट्रेट की कॉम्पोजिशन होती है। बस ये याद रखना है, जो पिंक पॉइंट है ये रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं समहाउ, पूरे रीएब्जॉर्ब नहीं होते, कुछ यूरिनरी अल्ट्राफिल्ट्रेट में ज़्यादातर जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बॉडी अपनी एडजस्टमेंट के लिहाज से रीएब्जॉर्ब करती है। और मेनली ये चीज़ें प्रॉक्सिमल और डिस्टल के अंदर जो ब्लू एरो हैं वो ये शो कर रहे हैं कि ये चीज़ें एक्सक्रीशन में जा रही हैं आपकी। क्वेश्चन क्या था वो देख लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा था, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा था कि आपके पास टिब्यूल जो कि हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, अमोनिया और फिल्ट्रेट के अंदर एक्सक्रीट कर रही हैं, एक सेकेंड, एक्सक्रीट कर रही हैं, ठीक है, जबकि बाइकार्बोनेट को एब्जॉर्ब कर रही हैं। बाइकार्बोनेट की लूप ऑफ हेनले में कोई बात नहीं हुई, ना ही कलेक्टिंग डक्ट में कोई बात हुई, तो ये ऑप्शन आपके जो है वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म, ठीक है। ये ऑप्शन आप मार्क नहीं करोगे क्योंकि बाइकार्बोनेट की बात नहीं हुई इसमें, और ना ही हाइड्रोजन पोटेशियम की बात हुई इसमें, वाटर या सोडियम क्लोराइड की मेनली बात हुई है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी और लूप ऑफ हेनले में। अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में क्या बात हुई थी, प्रॉक्सिमल की पहले बात करते हैं। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में क्या क्या हुआ था, हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीशन में गया था और साथ कुछ ड्रग्स या टॉक्सिन्स एक्सक्रीशन में गए थे, बाकी सारी चीज़ें जो है वो बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब हुआ था। लेकिन जो पोटेशियम आयन है उसकी बात नहीं की थी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में कि वो पोटेशियम आयन आपके पास एक्सक्रीशन में गया हो। किस में बात की थी पोटेशियम आयन की, कोई मुझे बताएगा? उसमें सिर्फ डिस्टल में बात की थी, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, क्योंकि बाइकार्बोनेट दोनों में ही रीएब्जॉर्ब हो रहे थे। आप ये सोचें बाइकार्बोनेट आपके जहन में पीसीटी आया, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल आया, आपने प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल लगा लिया, आपने पूरा क्वेश्चन से पढ़ा ही नहीं, तो फिर आप गलत मार्क करोगे, ठीक है। तो इसलिए पहले क्वेश्चन को समझो कि पोटेशियम आयन की बात कर दी, पोटेशियम आयन का जिक्र पीसीटी के अंदर यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में नहीं हुआ था, किसमें हुआ था, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में हुआ था। तो ये इसका आंसर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। कह रहे हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है GFR आपके पास प्रोपोर्शनल किस लिहाज से प्रोपोर्शनल होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यानी कि जितना भी कैपिलरीज अपना प्रेशर ला के अपना फ्लूइड्स का प्रेशर ग्लोमेरुलस की वॉल पे आके एग्जर्ट कर रही हैं, वो GFR का उसके साथ क्या रिश्ता बनता है, क्या प्रोपोर्शनल है, वो हम थोड़ा सा GFR के बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा हमें। अच्छा एक सेकेंड, अच्छा जिसको भी कोई वीडियो के बाद कोई थ्योरी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई MCQ के अंदर, स्पेशली बायोलॉजी की बात करूँगी मैं तो, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ बच्चे साथ साथ MCAT की तैयारी भी कर रहे होंगे, उसके अंदर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे जो है वो गाइडेंस ले सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों की
जो है वो गाइड करूँगी आप लोगों को कि क्या आप लोगों ने करना है, और साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगी कि इंशाल्लाह मैं इस पर भी वीडियो अपलोड करूँगी कि आप लोगों को MCAT की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज भी इस्तेमाल नहीं करनी है जो कि आपके लेवल से ऊपर की बात हो। ठीक है, कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनसे अगर आप स्टिक रहेंगे ना तो आपका इंशाल्लाह जो है वो MCAT क्लियर हो जाएगा। और क्या तरीका होना चाहिए पढ़ने का MCAT के लिए वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसका मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या क्या रिसोर्सेज ज़रूरी हैं आपके लिए, किस स्ट्रेटजी के साथ आपने स्टडी करना है। यानी कि आपने बस बुक पढ़ रहे हैं तो बस फिर बुक ही पढ़ें नहीं, या अगर आप सिर्फ थ्योरी के ऊपर कंसंट्रेट करें, प्रैक्टिस सेशंस आप नहीं करें, मेरा आप सबसे यही मशवरा होगा कि आप जो है वो प्रैक्टिस की तरफ ज़्यादा जाएं। थ्योरी पढ़ें, और कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि शुरू में स्टार्ट में 1 मंथ या 1.5 मंथ जो है वो थ्योरी को दे देते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते क्वेश्चंस की। तो मेरा ये है डे 1 से थ्योरी, आधा टाइम आपने थ्योरी को देना है और साथ ही आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन आपने सिर्फ आपके पास क्वेश्चंस होने हैं और आपने उसको सॉल्व करना है। तो बेहतर है कि आप अभी से जो है वो प्रैक्टिस स्टार्ट करें क्वेश्चंस की, ताकि आपको सॉल्व करना आए और आपकी थिंकिंग डेवलप होगी, आपको पता चलेगा आपको किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है, किस तरीके से आंसर करना है। अच्छा, चलें हम अब नेक्स्ट पढ़ते हैं GFR के बारे में। GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करूँगी मैं। ठीक है, यहाँ पे सबको शायद नज़र आ ही रहा है। GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कह रहे हैं यूरिन इज़ अ अल्टीमेट किडनी प्रोडक्ट। यूरिन क्या है? किडनी की प्रोडक्ट, अल्टीमेट यूरिन ही बनता है किडनी से, और बेस करता है कितने वेस्ट आपके पास ब्लड से रिमूव हुए हैं, और साथ ही साथ कुछ फ्लूइड्स और आयंस भी रिमूव होते हैं। दिस प्रोसेस इज इनिशिएटेड, ये प्रोसेस जो है फिल्ट्रेशन का कहाँ पर स्टार्ट होता है? ग्लोमेरुलस के अंदर। ये प्रोसेस हमारा कहाँ पर स्टार्ट होता है? ग्लोमेरुलस के अंदर, जब ब्लड फिल्टर आउट होता है अंडर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, लिविंग द स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ वेस्ट एंड अदर कंपाउंड्स सच एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि हमारे पास ग्लोमेरुलस, ये प्रोसेस आपके पास कब शुरू होता है? ग्लोमेरुलस के अंदर शुरू होता है, और जब ब्लड आपके पास फिल्टर्ड आउट होता है, सॉरी, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, यानी कि जितना भी ब्लड आ रहा है, जितना भी फ्लूइड आ रहा है, वो अपनी ताकत के साथ आ रहा है। उस ताकत को, उस प्रेशर को हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कह रहे हैं, और वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कैपिलरीज की वॉल्स के ऊपर जाकर लग रहा है। ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज है उसकी वॉल्स पे जाकर लग रहा है, तो उस प्रेशर को हम कह रहे हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। उस प्रेशर के अंडर जो है वो ग्लोमेरुलस जो है वो फिल्टर कर रहा है ब्लड को, और छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट के उनको फिल्टर कर रहा है। तो उस जो ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर चीज़ें निकल रही हैं, तो उस चीज़ को क्या नाम दें? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, सिंपल। ठीक है, तो और इस प्रोसेस को क्या नाम दे रहे हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। याद रखना, जो ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन होती है उस प्रोसेस को वी कॉल्ड एट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब कह रहा है कि जो फिल्ट्रेट बन रहा है, यानी कि जो फिल्टर होकर चीज़ें आ रही हैं, फिल्टर हो रही है जो चीज़ें, यानी कि जो फिल्टर का मतलब जो चीज़ें फिल्ट्रेट में जा रही हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें तो एब्जॉर्ब हो गई, और कुछ जो गंदा मादा बन रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें जा रही हैं? उसमें जा रहा है वाटर, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, अमाइनो एसिड्स, बाइकार्बोनेट, और कुछ नाइट्रोजिनस वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये जा रहा है। ठीक है, ये बात याद रखना, क्या क्या जा रहा है? वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, अमाइनो एसिड्स, बाइकार्बोनेट, नाइट्रोजिनस वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन। Glomerular filtration rate is directly proportional to the hydrostatic pressure exerted in its wall. ये आपके MCQ का आंसर है। कह रहा है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के, जो कि इसकी वॉल के अंदर लग रहा है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन का आंसर था कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि फिल्ट्रेशन रेट जो है वो जितना ज़्यादा आपके पास ब्लड का प्रेशर आएगा, यानी कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आएगा, वॉल्स पे लगेगा, उतना ही ज़्यादा ग्लोमेरुलस ने फिल्ट्रेशन करनी है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। दिस प्रेशर इज इंक्रीज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डायमीटर ऑफ बोथ आफ्रेंट एंड इफरेंट आर्ट्रियोल्स। कह रहा है ये प्रेशर क्यों बढ़ता है, ग्लोमेरुलस पे प्रेशर क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो आफ्रेंट आर्ट्रियोल्स होते हैं
उनके अंदर जो उनका डायमीटर होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो जाता है। और जो इफरेंट आर्टरियोज होते हैं उसका प्रेशर, उसका डायमीटर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर प्रेशर कम होता है। जितना ज़्यादा डायमीटर, एक सेकेंड, जितना ज़्यादा डायमीटर उतना कम प्रेशर, जितना कम डायमीटर, वॉल्यूम सेम रखो, ठीक है, यानी कि उतना ही वॉल्यूम आ रहा है ब्लड का। अगर एक जगह एक पाइप है वो बड़ा है, उसके अंदर आप उतना ही वॉल्यूम, एक पानी जा रहा है उतनी मिकदार का, और उसका वॉल्यूम बड़ा है तो उसमें प्रेशर ज़्यादा डेवलप नहीं होगा। और एक अगर छोटा बहुत पतला नैरो पाइप है और उसके अंदर उतना ही वॉल्यूम पानी का आ रहा है तो उसमें ज़्यादा प्रेशर डेवलप होगा। तो जो इसी तरह आफ्रेंट है वो थोड़ी तंग है, तो उसमें प्रेशर, जितना ब्लड आ रहा है उसका प्रेशर ज़्यादा डेवलप हो रहा है, उसकी वजह से फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो रही है। कह रहा है किडनी रिसीव करता है 180 लीटर ऑफ ब्लड बाय सर्कुलेशन इन 24 आवर एंड आफ्टर फिल्ट्रेशन इट प्रोड्यूसेस 2.5 लीटर यूरिन इन नॉर्मल क्लाइमेट कंडीशंस। क्या कहना चाह रहा है, किडनी जो है वो 180 लीटर ऑफ ब्लड को 24 आवर्स के अंदर फिल्टर करती है, ठीक है। और जो फिल्टर, इतना ब्लड फिल्टर होता है, और फिल्ट्रे यानी कि यूरिन कितना बनता है फिल्ट्रेशन के बाद 2.5 लीटर्स नॉर्मल कंडीशंस के अंदर। जीएफआर यूजुअली रिमेन कांस्टेंट रहता है, ठीक है। नॉर्मली जीएफआर कांस्टेंट रहता है, ये नहीं होता कि आज इतना जीएफआर बना है तो कल कितना बनेगा, कांस्टेंट बनता है 180 लीटर्स का, ठीक है, ऑटो रेगुलेशन से। However, it may change depending upon the fluid intake or its variable amount. कह रहा है और ये होता है कि चेंज भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर कांस्टेंट रहता है। बॉडी इसको ऑटो रेगुलेशन के मैकेनिज्म से कांस्टेंट रखती है, लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा फ्लूइड इनटेक कर लिया या बहुत कम ले लिया तो उसके लिहाज से बॉडी फिर एडजस्टमेंट करती है, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, ये जो मैंने आपको मार्क किया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा 8, आई थिंक MCQ 8 होगा, ये हो गया। अच्छा, अनदर कंपाउंड, एक सेकेंड, अनदर कंपाउंड दैट इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन इनर मेड्यूला, जो कि ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को इनर मेड्यूला के अंदर बढ़ा रहा है, तो वो क्या है, यूरिया, सल्फेट्स, वाटर एंड फॉस्फेट्स। तो ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा फिर हमें इसका आंसर मिलेगा। अगर मैं इसको, आप, मुझे तो आंसर पता है, मैं आपको बता दूं, लेकिन ये कि आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। अब आपने ये देखा आपके सारे क्वेश्चंस कहाँ से हैं, आपके टेक्स्ट बुक से, तो फोकस ऑन योर टेक्स्ट बुक मेनली, ठीक है। एक सेकेंड, एक मिनट, ये सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है इसमें। यहाँ पर मैं सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन में PCT DCT यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात की होगी। अच्छा, मैं सिर्फ आपके पास क्या बात, क्वेश्चन क्या था हमारा, एक मिनट, क्वेश्चन मैं भूल गई हूँ, मैं देख लेती हूँ दोबारा क्या था क्वेश्चन, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा, इनर मेड्यूला की बात की है, इनर मेड्यूला की बात की है कि लूप ऑफ हेनले की बात की है, तो लूप ऑफ हेनले इनर मेड्यूला के अंदर होता है ना, तो उसको देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। एक सेकेंड, यहाँ पर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये काउंटर करंट मैकेनिज्म लूप ऑफ हेनले में होता है, तो मैं इसमें देख रही हूँ इस वजह से, क्योंकि काउंटर करंट मैकेनिज्म लूप ऑफ हेनले के अंदर, जो कि इनर मेड्यूला का रीजन है। टिब्यूल्स की बात नहीं की, इनर मेड्यूला की बात की है। टिब्यूल्स जो होती हैं वो उसमें आती हैं, कॉर्टेक्स में आती हैं। काउंटर करंट मैकेनिज्म, द काउंटर करंट, एक सेकेंड, counter current mechanism. The counter current mechanism is biological process intended to allow maximum exchange of molecules between two fluids of different concentration which are moving in opposite directions. कह रहा है कि काउंटर करंट का मतलब ही है कि अपोजिट कोई चल रहा है मैकेनिज्म। कह रहा है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है
ठीक है, जो कि क्या करता है कि मैक्सिमम एक्सचेंज हो जाता है मॉलिक्यूल्स का दो डिफरेंट कंसंट्रेशन के फ्लूइड्स के दरमियान में, और वो डिफरेंट कंसंट्रेशन के फ्लूइड्स ऑपोजिट डायरेक्शंस के अंदर मूव कर रहे हैं। दिस मैकेनिज्म, इसमें क्या क्या होता है, लूप ऑफ हेनले होता है और मेडुला की इन्वायरमेंट होती है। इन द मेडुला रीजन ऑफ द किडनी द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल होता है टू सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड। ठीक है, जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है उससे सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड जो है वो हमारे पास फिल्टर्ड हो जाते हैं, लेकिन पानी जो है वो फिल्टर नहीं होता, वो रीएब्जॉर्ब होता है। जबकि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर, जो है वो क्या होता है, परमिएबल होता है वाटर से। एक मिनट इसकी पिक्चर से समझा देती हूँ मैं, एक सेकेंड कहाँ गई वो पिक्चर, अभी तो मैंने पढ़ी थी ये वाली, कि जो क्या कह रहे हैं, जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है उसकी क्या बात की कि ये परमिएबल होता है किससे, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले परमिएबल होता है, सोडियम भी चले जाता है, क्लोराइड भी चले जाता है और पोटेशियम भी चले जाता है, लेकिन पानी नहीं जाता। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से सोडियम भी रीएब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब सोडियम क्लोराइड, सोडियम भी हो रहा है लेकिन पानी नहीं जाएगा, पानी रीएब्जॉर्ब नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, परमिएबल का मतलब ये है कि पानी यहाँ पर, एक सेकेंड क्या हो गया, कि जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप, असेंडिंग लिम्ब है ये वाला, ठीक है, इसमें सोडियम भी जा रहा है, क्लोराइड भी जा रहा है, ठीक है, पोटेशियम भी रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे, पानी रीएब्जॉर्ब नहीं होगा क्योंकि वो परमिएबल नहीं है। जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है उससे वाटर जो है वो परमिएबल है। यही बात की है ना, आई थिंक, एक सेकेंड, यही बात की है, सही है, यही बात की है, ठीक हो गया। यानी कि जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है उसमें सोडियम भी जा रहा है, क्लोराइड भी परमिएबल है, वो रीएब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो इन चीज़ों से इम्परमिएबल है, सोडियम क्लोराइड वगैरह से, सिर्फ वाटर से परमिएबल है, यानी कि वाटर एब्जॉर्ब होगा उससे, सिर्फ वाटर जाने नहीं देगा वो, ठीक है। एक सेकेंड, आगे क्या बात की है उसने, कह रहा है कि जो असेंडिंग लिम्ब सेल्स हैव स्पेशलाइज्ड आयनिक को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, ईच अलाउ 1 sodium with 1 potassium and 2 chloride, hence allow lot of ions to move out from the entire limb. When these ions are actively reabsorbed from the ascending limb and accumulated in the medulla, it makes medulla environment hypertonic. क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहा है कि जो असेंडिंग लिम्ब के सेल्स हैं उसके पास स्पेशलाइज को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती है। मैं बता देती हूँ, एक सेकेंड क्या हो गया, एक मिनट, ये जो असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, ये जो असेंडिंग लिम्ब है इसके अंदर जो है वो स्पेशलाइज को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स लगी हुई होती हैं, ठीक है। वो क्या करती हैं पूरे लिम्ब के अंदर, वो क्या करती हैं, एक सोडियम को रीअब्जॉर्ब करेंगी, फिल्ट्रेट है ना इसके अंदर, फिल्ट्रेट से सोडियम भी एब्जॉर्ब कर लेंगी, एक पोटेशियम को रीअब्जॉर्ब कर लेंगी और 2 क्लोराइड को। जब ये सारी चीज़ें रीअब्जॉर्ब होके मेडुला में आ गई और बाकी फिल्ट्रेट के अंदर से ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो गई, तो मेडुला के इन्वायरमेंट, सॉल्यूट सारे एब्जॉर्ब हो गए ना, तो मेडुला की इन्वायरमेंट कैसी हो गई, हाइपरटोनिक हो गई, क्योंकि उसमें ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बढ़ गए, सॉल्यूट्स बढ़ गए। कह रहा है कि जो मूवमेंट ऑफ आयन है ये एक हार्मोन होता है, वो भी इसके अंदर मदद करता है, स्टीरॉयड बेस्ड हार्मोन होता है जिसको कहते हैं एल्डोस्टेरोन, ठीक है। एल्डोस्टेरोन जो कि कॉर्टेक्स रीजन से आ रहा होता है, एड्रीनल ग्लैंड के, आपके गुर्दे जो होते हैं ना, गुर्दों के ऊपर एक छोटा सा ग्लैंड होता है उसको कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। जिस तरह गुर्दे के अंदर कॉर्टेक्स और मेड्यूला है उसी तरह एड्रीनल ग्लैंड के अंदर भी कॉर्टेक्स और मेड्यूला है, और जो एड्रीनल ग्लैंड पे कॉर्टेक्स है वहाँ से एक हार्मोन आता है स्टीरॉयड बेस्ड, उसका नाम होता है एल्डोस्टेरोन। वो एल्डोस्टेरोन भी यही काम करता है कि सोडियम, क्लोराइड और पोटेशियम ये सारे आयंस को एब्जॉर्ब कर लेता है यूरिनरी फिल्ट्रेट से, जिसकी वजह से मेड्यूला के अंदर जब ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो गई तो मेड्यूला के अंदर क्या हो गया, हाइपरटोनिक कंडीशन डेवलप हो गई, ठीक है। कह रहा है कि जो पानी की मॉलिक्यूल, यानी कि जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स की रीएब्जॉर्प्शन होनी है वो कैसे होती है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
सोडियम वगैरह की रीएब्जॉर्प्शन कौन करा रहा है? हार्मोन एल्डोस्टेरोन। वाटर की एब्जॉर्प्शन कौन कराता है? एंटी डायरेटिक। और वाटर की एब्जॉर्प्शन मेनली कहाँ पर हो रही है? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैनले के अंदर। असेंडिंग लिम्ब जो है वो इम्परमिएबल है, वो पानी को रीएब्जॉर्ब नहीं करेगा। जो असेंडिंग लिम्ब है वो रीएब्जॉर्ब करे। ठीक है। From the cortex region of adrenal gland, movement of water molecules is facilitated by antidiuretic hormone, जो कि antidiuretic hormone कहाँ से आ रहा है आपका? जो ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके पोस्टीरियर वाले लोब से आ रहा है। याद रखना, ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। Another compound that increases the osmotic gradient in inner medulla, ये बात कि एक और कंपाउंड जो कि हमारे पास, एक सेकेंड क्या हो गया ये, Another compound that increases the osmotic gradient in inner medulla is the urea. It enters in the medulla from the collecting duct and along with other ions, it helps the reabsorption of water. This process is called counter current multiplier. कह रहा है कि एक दूसरा कंपाउंड जो कि इनर मेड्यूला के अंदर ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को बढ़ा रहा है वो ये है कि यूरिया भी रीएब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, ये मेड्यूला के अंदर इंटर हो रहा है कलेक्टिंग डक्ट से, यानी कि कलेक्टिंग डक्ट से कलेक्टिंग डक्ट के अंदर यूरिया भी रीएब्जॉर्ब है। हालांकि यूरिया तो नॉर्मली एक्सक्रीशन में जा रहा है, लेकिन कुछ यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से रीएब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, और मेड्यूला में जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जब यूरिया गया तो जो मेड्यूला के अंदर चीज़ें पहले ही सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें रीएब्जॉर्ब हुई थी और मेड्यूला पहले से ही हाइपरटोनिक था। और किस चीज़ ने उसकी हाइपरटोनिसिटी के अंदर इजाफा किया? यूरिया ने, जो कि कलेक्टिंग डक्ट से रीएब्जॉर्ब होकर आ गया। तो मेड्यूला के अंदर क्या हुआ? हाइपरटोनिक कंडीशन ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो उसके नतीजे में अब हाइपरटोनिक को बैलेंस करने के लिए पानी वहाँ से मेड्यूला से रीएब्जॉर्ब होगा, ताकि थोड़ा बैलेंस कर दिया जाए। क्योंकि पानी की जो हमारे पास वो है, वो ये है कि पानी हाइपोटोनिक होता है, प्योर वाटर, उसकी ये होती है ना खासियत, वो हाइपोटोनिक होता है। तो पानी भी रीअब्सॉर्ब होकर पीछे आएगा ताकि वो हाइपरटोनिक को स्टेबल करे। तो इस प्रोसेस को क्या करते हैं? कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। नाउ देयर इज अनदर काउंटर करंट मैकेनिज्म परफॉर्म इन बिटवीन नेफ्रॉन लूप ऑफ फैनले एंड द पेरिटिब्युलर कैपिलरीज और वाजा रेक्टा। कह रहे हैं कि एक और काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है जो कि परफॉर्म हो रहा होता है नेफ्रॉन के लूप ऑफ फैनले के अंदर और पेरिटिब्युलर कैपिलरीज और वाजा रेक्टा के अंदर। ठीक है, बस मैं यहाँ तक ही आपको पढ़ाऊँगी ताकि आपका एमसीक्यू क्लियर हो जाए, ज़्यादा थ्योरी भी आपके सर पे ना चढ़े। यही बात मैं आपको पिक्चर से समझा देती हूँ, आ जाओ। ठीक है, क्या बात की उसने? कहा कि जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैनले है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैनले है, उसके अंदर सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें रीअब्जॉर्ब होके आके मेड्यूला में चले गई। मेड्यूला क्या हो गया? हाइपरटोनिक हो गया। इसी तरह लूप ऑफ डिस्टल से क्या होता है? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैनले से वाटर रीअब्जॉर्ब होके मेड्यूला में आ गया। कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया भी रीअब्जॉर्ब होके आया, जिसके से मेड्यूला बहुत ज़्यादा हाइपरटोनिक हो गया, उसको बैलेंस करने के लिए पानी आया। तो इस प्रोसेस को कह रहे हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, कि हाइपरटोनिक कंडीशन डेवलप हुई, फिर हाइपरटोनिक की वजह से पानी बाहर आया कि वो हाइपोटोनिक कर दे, मतलब बैलेंस कर दे, आइसोटोनिक कर दे। तो पानी होता है हाइपोटोनिक, तो वो निकल कर आया, तो इस काउंटर किया उसने उस चीज़ को, तो उसको कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। मैं ये चाहती हूँ मेरी वीडियो लेंथी ना हो, ठीक है, ताकि जो बच्चे हैं उनको देखने में मुश्किल ना हो। लेकिन ये है कि मैं आप लोगों का भी थ्योरी क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप एमसीक्यू पढ़ भी रहे हो तो ये ऐसे बच्चों के लिए जो वाकई में एमडी कैट एस्पायरेंट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इज़ द इन्फ्लेमेशन इन किडनी ड्यू टू इरिटेशन ऑफ किडनी स्टोन्स इज कॉल्ड डैश। क्या? लिथोनेफ्राइटिस, सार्कोमा, एडीमा, एंसेफेलाइटिस। इसका आंसर तो आपको सिंपल पता चल जाएगा। एडीमा क्या होता है? एडीमा ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर अगर फ्लूइड्स जमा हो रहे हैं और आपकी बॉडी स्वेल कर रही है, फूल रही है, तो उसको एडीमा कहते हैं। इंसेफेलाइटिस जो होते हैं, कहते हैं ब्रेन सेल्स की अगर इन्फ्लेमेशन होती है, वहाँ पर सूजन आती है और कोई इन्फेक्शन होता है, तो उसको कहते हैं इंसेफेलाइटिस। सार्कोमा जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का जो है वो ट्यूमर होता है। और लिथोनेफ्राइटिस किडनी को कहते हैं और लिथो कहते हैं स्टोन्स को। ठीक है,
तो जो किडनी के अंदर स्टोन्स की वजह से जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको कहते हैं लिथोनेफ्राइटिस। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ से दिखा भी देती हूँ आपको। अच्छा, एक सेकेंड। अगर वो पूछें आपसे कि अगर आपके गुर्दे में सिर्फ स्टोन मिल रहा है तो उस कंडीशन को आप लिथोनेफ्राइटिस नहीं लगाओगे, आप उसको लगाओ नेफ्रोलिथिएसिस या यूरोलिथिएसिस, यानी कि सिर्फ स्टोन है। और अगर उस स्टोन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो रही है तो आप क्या लगाओगे? लिथोनेफ्राइटिस। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास सिर्फ ये बोलें कि आपकी किडनी के अंदर स्टोन है, ठीक है, कि बंदे की किडनी में स्टोन है, तो उसको क्या कहते हैं? तो आपने बोलना है नेफ्रोलिथिएसिस या यूरोलिथिएसिस। और अगर बोलें कि वो स्टोन की वजह से आपकी किडनी के अंदर सोजन आ रही है या इन्फ्लेमेशन हो रही है तो उसको कहते हैं लिथोनेफ्राइटिस। ठीक हो गया? बस इतनी सी बात मैं इसमें से बताऊंगी। अच्छा, इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि मोस्ट कॉमन आपके पास किडनी स्टोन्स कौन से होते हैं? कैल्शियम ऑक्सैलेट। कैल्शियम ऑक्सैलेट मोस्ट कॉमन किडनी स्टोन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं MCQ नंबर 10 जो कि लास्ट है हमारा। आप लोग मुझे, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ठीक है, करीब ही हैं, तो अगर कोई टॉपिक जो कि आप लोगों को नहीं समझ आया आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको वो टॉपिक पे वीडियो जो है वो बना के दूंगी, आपका टॉपिक कवर करवाऊंगी। ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। अच्छा, साथ ये कि मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आप लोगों का MCAT भी आ रहा है, तो मैं MCAT की गाइडेंस के लिहाज से वीडियो अपलोड करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोगों को क्या क्या रिसोर्सेज जो है वो यूज़ करनी चाहिए, क्या स्टडी पैटर्न रखना चाहिए, क्या स्ट्रेटजीज़ फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो उस सब चीज़ों में मैं आपको गाइड करूँगी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है, इफ़ द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, अगर आपके पास सराउंडिंग बाहर की इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है और बंदा बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है और उसकी वजह से, या एक बाहर की इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा गर्म है, या एक बंदा बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है और उसकी बॉडी के अंदर हीट बन रही है और उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर जितना होना चाहिए उसे बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? दिस वन इज़ सो सिंपल, इसका आंसर सबको पता होगा। एक्सोथर्मिया क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ एक्सोथर्मिया। एक्सोथर्मिया होता है कि आपके पास एक्सोथर्मिया, एक्सो मतलब बाहर का टेम्परेचर, ये नहीं बताया कि ज़्यादा या कम, सिर्फ ये बताया कि बाहर का टेम्परेचर। एंडोथर्मिया, एंडो मतलब अंदर, थर्मिया मतलब टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर। अब ये भी नहीं बताया कि अंदर का ज़्यादा या कम, ये नहीं बताया। हाइपो, हाइपो मतलब बिलो, थर्मिया मतलब टेम्परेचर, वही तो कम टेम्परेचर हो रहा है तो उसको कहते हैं हाइपोथर्मिया, और अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? हाइपरथर्मिया। तो इसका आंसर क्या होगा कि अगर एक बंदा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बाहर इन्वायरमेंट हॉट है, ठीक है, या फिर बंदा बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तो उसकी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो वो हीट की वजह से उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसको कहते हैं हाइपरथर्मिया। ठीक है, इसका आंसर होगा हाइपरथर्मिया। अच्छा, मैं 1 मिनट ये थोड़ा सा आपको बता दूं हाइपरथर्मिया के बारे में, थर्मोरेगुलेशन के अंदर। अच्छा, आप लोग ये करेगा कि थर्मोरेगुलेशन का टॉपिक वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक बार इसको रीड दें, ठीक है, खुद रीड करें, कुछ समझ नहीं आता कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, तो फिर मैं अलग से ये टॉपिक आपका कवर कर दूंगी। ठीक है, अब तक अभी सारे MCQs जो है वो कवर हो गए। मैं एक बार आप लोगों को आंसर जो है वो मार्क दोबारा कर देती हूँ ताकि जो है वो सब अपने पास मार्क कर लें। होम्योस्टेसिस, ठीक है, सेकेंड वन इज़ अ पॉजिटिव फीडबैक, आइनोसाइड्स, एरिथ्रोपोइटिन, ठीक हो गया। दिस वन इज अ पोडोसाइट सेल्स, ओहो एक सेकेंड, पोडोसाइट सेल्स, दिस वन इज अ डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यूरिया, लिथोनेफ्राइटिस, एंड द लास्ट वन इज द हाइपरथर्मिया।
ठीक है स्टूडेंट्स, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, और आप लोग, मेरा यही है कि थर्मो रेगुलेशन का टॉपिक पढ़ें। ठीक है, और अगर उसमें से कुछ प्रॉब्लम होती है आपको मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं आपका वो टॉपिक कवर करवा दूँगी अलहदा से। बाकी ये है कि एग्ज़ाम्स करीब हैं। जिस बच्चे को भी, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी भी टॉपिक में, ज़रूरी नहीं है चैप्टर 1, पूरी बायोलॉजी की बुक में से किसी भी टॉपिक के अंदर अगर कोई इशू आ रहा है, मुश्किल हो रही है समझने में, और आपको बहुत ज़्यादा रट्टा बेस्ड लर्निंग करनी पड़ रही है और वो टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपका वो टॉपिक कवर कर दूँगी, वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी, ताकि सारे बच्चे जो है उससे फैसिलिटेट हो जाएँ। दूसरी बात ये है कि अभी तो एग्ज़ाम्स करीब हैं, एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे, आपका एमकैट स्टार्ट होगा, मतलब एमकैट की तैयारी आप लोगों की स्टार्ट होगी, आप प्रिपरेशन करेंगे। तो उसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, कोई थ्योरी में प्रॉब्लम हो रहा है, या कोई एमसीक्यू या कोई स्टडी गाइडेंस चाहिए आप लोगों को, तो भी मुझे बताएं। मैं आप लोगों की जो है वो हेल्प करूँगी, गाइड करूँगी आप लोगों को, आपको क्या क्या स्ट्रेटजीज़ फॉलो करनी चाहिए। दूसरा, मैं आपको एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी कि क्या क्या रिसोर्सेज जो हैं वो आप लोगों ने यूज़ करनी है। मेनली आई विल से कि आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक के साथ स्टिक रहें, और पास्ट पेपर अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर अभी से स्टार्ट कर दी हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और आपने सिर्फ अपने बोर्ड ऑफ एजुकेशन तक स्टिक नहीं रहना। ये नहीं है कि आपने सिर्फ अपने बोर्ड ऑफ आप किसी भी सिंध है, आप सिंध बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, आप उसके साथ स्टिक रहें। मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी। आप लोगों ने पूरे पाकिस्तान के जहाँ जहाँ बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, और उसमें जितने भी आपके पास एमडी कैट के पास्ट पेपर्स हैं वो सॉल्व करने, चाहे वो बलूचिस्तान बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड, फेडरल हो, जो भी हो, आपने सॉल्व करने। सिर्फ सॉल्व नहीं करने, एक तरीका ये, सिर्फ सॉल्व नहीं करने, जो क्वेश्चन पढ़ो उसका आंसर तलाश करो, उस टॉपिक को अलग अलग बुक से देखो कि इसका आंसर क्या बन रहा है। ठीक है, सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक तो पढ़नी है आपने, लेकिन उसका आंसर तलाश करने के लिए आपको दूसरी रिसोर्सेज को भी थोड़ा थोड़ा खोलना, ज़्यादा नहीं, मैं ये नहीं कह रही सीधा सीधा पढ़ना है। ठीक है, दूसरी रिसोर्सेज को भी आपने जो है वो टच करना है। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। बाकी आप लोगों से यही है कि आप लोग जो है वो थोड़ा फोकस करें, इंशाल्लाह फिर अल्लाह ताला आप लोगों की हेल्प करेगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। और ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे जो है वो वीडियोस आएंगी। ठीक है, और आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। मेरा यही है कि मैं आप लोगों की जो है वो हेल्प कर दूँ। जो बच्चे एमडी कैट एस्पायरेंट्स हैं, जो बच्चे अपने अच्छे एग्ज़ाम्स क्लियर करना चाहते हैं और कोई बायोलॉजी के अंदर उनको इश्यूज़ आ रहे हैं, वो मुझे बताएं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।